आइए दोस्तों, आज के इस जबरदस्त तजज़िये में सीधा चलते हैं कुतुबुद्दीन साहब के घर। वाह भाई वाह! इस छत के नीचे जो इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है ना, पूरा घर किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। हर फर्द अपनी अपनी जगह एक नया महाज खोलकर बैठा है और इन तमाम उलझे हुए धागों को समझे बगैर इस कहानी का असल मजा नहीं आ सकता। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इस तेज रफ्तार सूरत हाल को सही मानों में समझने के लिए हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। पहला, कुतुबुद्दीन के घर का शोरो गोगा। दूसरा, माहा के रिश्ते पर होने वाला तसादुम। फिर वो मशहूर पेपर लीक और यूएसबी का चक्कर। चौथा, नगी डंपल और दादू का मसला। और आखिर में बीमारी, चाय और सीधा हस्पताल। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा 1 की, कुतुबुद्दीन के घर का शोरगोगा। आखिर इस सारी टेंशन की बुनियाद क्या है? बात दरअसल सोच और नज़रिए की है। एक तरफ वालिदैन हैं और दूसरी तरफ बेटियां और उनके साथ खड़े उनके दादा। ये घर अमली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है और सच पूछिए तो यहाँ अमन का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कुतुबुद्दीन और उनकी बेगम अपनी ही बेटियों के खिलाफ एक हो गए हैं, जबकि बेटियों ने अपने बागी मिजाज दादा के साथ ज़बरदस्त गठजोड़ कर लिया है। अब आते हैं हिस्सा 2 की तरफ, माहा के रिश्ते पर तसादुम। ये महज कोई आम रिश्ता नहीं है, बल्कि इस किस्त का सबसे जज्बाती हिस्सा है। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें आमने सामने हैं। फरीक अलिफ यानी कुतुबुद्दीन साहब को देखें तो उनकी कदामत पसंद सोच उन्हें इस कदर डरा रही है कि तलाक का सो कॉल्ड दाग धोने के चक्कर में वो माहा की शादी जल्दबाजी में एक ऐसे लालची खानदान में करने पर तुले हैं जिसका लड़का बस खाने पीने का शौकीन है। दूसरी तरफ फरीक बे यानी दादू और बेटियों का तरक्की पसंद मौक़िफ़ है। उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि इस लालची उम्मीदवार को मुस्तरद किया जाए और माहा के हुकूक और इसकी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता ना हो। इसी दौरान नेहा का एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग आता है। वो कहती है, तुम जैसी बुज़दिल लड़कियां पिंग पोंग बॉल की तरह पहले मैके और ससुराल में घूमती रहती हैं और फिर सारा कसूर डाल देती हैं किस्मत के खाते में। क्या कमाल का तंज है ये। नेहा यहाँ माहा की इस खामोशी और हालात से समझौता कर लेने की आदत को बराह रास्त चैलेंज कर रही है। पिंग पोंग बॉल की इस मिसाल ने वाकई बात में वजन पैदा कर दिया है ताकि माहा अपने बाप के सामने खड़ी होने की हिम्मत जुटा सके। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं हिस्सा 3 की तरफ, पेपर लीक और यूएसबी। जज्बाती माहौल से निकलकर अब हम सीधा फुल ऑन जासूसी और अफरा तफरी में जा रहे हैं। ज़रा इस ग्रेट यूएसबी हाइस्ट की टाइमलाइन पर गौर करें। पहले तो नेहा अपनी दोस्त हिरा की मदद करने के लिए एग्ज़ाम पेपर्स लीक करने के चक्कर में कुतुबुद्दीन साहब की यूएसबी चुरा लेती है। लेकिन आदम भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो फ़ौरन ड्राइव पकड़ लेता है। अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए आदम फाइल कॉपी करके डिलीट कर देता है। और एंड में क्या होता है? एक ज़बरदस्त तसादुम जहाँ आदम की अखलाकी फ़तह बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। नेहा का सारा प्लान आदम की फुर्तीली सोच के सामने पूरी तरह ढेर हो गया। और इस तसादुम में आदम का वो जुमला ऑफ, तुम अगर आखिरी लड़की होती ना पूरी दुनिया में, मैं आंखों पर पट्टी बांधकर चलता, मैं तुम्हें नहीं देखता। मतलब लेवल चेक करें आप इनकी दुश्मनी का। ये शिद्दत भरा मुकालमा इन दोनों के दरमियान मौजूद तल्ख मुसाबकत और इसी मुसाबकत में छुपी एक अजीब सी केमिस्ट्री को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 4 पर, नगे डिम्पल और दादू। यहाँ आकर तो कहानी मज़ाक की सारी हदें ही पार कर देती है। बेचारे दादू के सामने अचानक ही एक साइबर खतरा आ खड़ा होता है। उन्हें नंगी डिम्पल वाली की तरफ से पुलिस स्टेशन की तस्वीर के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब आप खुद सोचें, दादू जेल यानी सरकारी मेहमान खाने की इन तस्वीर के मंजरे आम पर आने के ख्याल से ही शदीद घबरा गए। इसी घबराहट में उन्होंने साशा को मदद के लिए बुला लिया कि किसी तरह इस ब्लैकमेलर का अकाउंट हैक किया जा सके। लेकिन रुकिए, आप जानते हैं इस भयानक ब्लैकमेलर की असल औकात क्या थी? स्क्रीन पर ये नंबर देखें, सिर्फ 365 फॉलोअर्स। जी हाँ, ये इस किस का वो हिलेरियस पंचलाइन है जहां एक बहुत बड़ा नजर आने वाला खतरा अचानक से महज एक लतीफ़ा बनकर रह जाता है। और अब हम पहुंचते हैं हिस्सा 5 पर, बीमारी, चाय और हस्पताल। यहाँ आकर कहानी अपने बिल्कुल उरूज पर पहुंच जाती है, जहाँ ये सारी अलग अलग चलने वाली कहानियाँ एक ही धमाके से आपस में टकराती हैं। कुतुबुद्दीन के घर पर अचानक जैसे आफतों की बारिश हो जाती है। पहला धमाका
ماہا اچانک شدید بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، نیہا اپنی ناکامی کی خسیان میں غلطی سے ابلتی ہوئی چائے آدم کے ہاتھ پر گرا دیتی ہے۔ اور تیسرا، سب سے بڑا جھٹکا، بالکل اسی بدترین وقت پر پروفیسر جابر کا اچانک وہاں نازل ہو جانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں معاملات مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ چائے کا یہ واقعہ فزیکل کامیڈی کا تو کمال ہی ہے۔ آدم مانگتا ہے صرف 1 چمچ چینی اور بدلے میں نیہا ایک پورا برتن ابلتی ہوئی چائے کا اس کے ہاتھ پر انڈیل دیتی ہے۔ وہ اسے ایک حادثہ کہتی تو ضرور ہے، لیکن بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ اس حادثے کے پیچھے USB والی چوری کا کتنا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نئے بحران نے سب کو گھر سے نکال کر سڑک پر لا کھڑا کیا۔ پہلے تو آدم اپنے جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بیچارہ گاڑی چلانے کی سٹرگل کرتا ہے، پھر اچانک گلی کے گھنڈے ان بہنوں کو تنگ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے زبردست چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آدم اور نیہا، جو اب تک ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ فوراً ایک ہو کر ان گھنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب مصیبت سر پر آئے تو یہ دونوں مل کر ایک انتہائی مضبوط ٹیم بن سکتے ہیں۔ ان تمام دھوم دھڑاکوں کے بعد آخر میں ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جب یہ دھول بیٹھے گی تو کیا ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے اس خاندان میں کبھی واقعی سکون اور امن آ سکے گا؟ یا پھر یہ اس جنگی ماحول کا صرف ایک اور عام سا دن تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس دھماکے دار ایکسپلینر کے بعد یقیناً آپ کو اگلی قسط کے انتظار میں بے چین رکھے گا۔